बिना माँ के बिना बाप के आपस में लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं शेर के बच्चे। माँ बाप का अंकुश नहीं और माँ बाप कोई है नहीं। शेर है तो लड़ेंगे, तो इससे घबराना नहीं, इससे कोई परेशान नहीं होना। बच्चे लड़ेंगे पर एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, इसका इत्मीनान, इसका यकीन दिल में रखना। और जिनको यकीन ना हो, जिनको इत्मीनान ना हो इस बात का कि शेर के बच्चे लड़े, उन्होंने लड़ने का अभ्यास किया और एक दूसरे का नुकसान ना किया, तो भारत में आज के दिन जितने भी ज्ञापन दिए गए हैं या जितने भी भाषण हुए हैं या जितने भी स्लोगन हुए हैं, पूरे दिन मैंने बैठ के छांटे हैं। कहीं भी किसी भी ज्ञापन में, किसी भी भाषण में, किसी भी स्लोगन में ये नहीं कहा गया कि हमारे भाइयों को, हमारे छोटे या बड़े भाइयों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे समणों को सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, या इतना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, या उतना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इसको उठा लीजिए, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बेशक इसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो गई हैं, बेशक इसमें मौका परस्त राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बेशक इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो चुनावी सभाएं होने वाली हैं उनका मजमा चल रहा है, और बेशक 2 अप्रैल 2018 की जो एकता है उसको नेस्ताबूद करने का कार्यक्रम है। पर फिर भी शेर के बच्चों ने किसी को पंजे नहीं मारे और वो मारेंगे भी नहीं, क्योंकि एक ही परिवार के हैं। बस समन संग जैसे किसी माता पिता का इंतजार है कि जब उनको सही तरीके से बता सके कि क्या चीज है क्या नहीं है। इसलिए ये अच्छा हो रहा है। ये अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब शेर के बच्चे लड़ते हैं तो शिकार करने की प्रैक्टिस ही करते हैं। कोई वो बैठ के शतरंज नहीं खेलते, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उनको भले बुरे का ज्ञान समण संग ही समय समय पर दे रहा है और देगा भी। इसलिए हम लोग जितने भी समर संगी हैं, हमने जाके देखा, बैठ के देखा, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, और कौन चला रहा है, कौन कौन इनके एजेंट हैं, कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं, और कैसे कैसे हमारे 2 अप्रैल 2018 के जो हमारी मूवमेंट थी उसको ढीला करने का या उसको तोड़ने का काम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है, कोई कामयाब कामयाब नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि जो आज बात रखी गई देश के अंदर, वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि किसको क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप सिंगल सारी बातें उठा के देख लो। उसमें जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि जो जस्टिस है, जो एडवाइस है, जो कोर्ट है, वो अपने प्रिव्यू से बाहर जा रही हैं। जो लीडर्स हैं वो इसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। ये मसला कहीं और का है, पहुंच कहीं और रहा है, चाहते कुछ और हैं, बना कुछ और देते हैं। क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं, और क्रीमी लेयर का जिक्र आ गया तो जिक्र करने की क्या जरूरत है अगर आपको लागू नहीं करनी है तो। क्योंकि क्रीमी लेयर वो लेयर है जो अच्छे खासे सांड को बधिया बना देता है, और बैल की तरह वो पूरे जीवन भर बिना अपने पुत्रों की पुत्री की उत्पत्ति किए हुए बिना लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में मर जाता है। तो जब आरक्षण ओबीसी का दिया गया था तो 52% में 27% दिया गया, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं है और वो आज भी इकट्ठे नहीं है। तो आधा जो मिला ठीक है, और उसमें भी उनका पूरा हुआ नहीं। और साथ ही साथ उनको बधिया भी कर दिया गया कि उनके जो वंशज हैं, यानी कि जो और जो लोग हैं, वो आगे आके सरकारी नौकरी या कोई और बड़ी नौकरी या कोई और बड़े क्षेत्र में अधिकार ना ले पाए। क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उसकी थोड़ी बहुत तनख्वाह तो होगी, तो कैप लगा दिया। और उनको पता ही नहीं कि उनको बधिया कर दिया। ये उस समय भी बात मैंने कही थी कि भाई आपका तो आरक्षण दिया ना दिया बराबर हो गया, पर जो बोले, वो जो कुंडा खोले वो ही मरे। दिक्कत ये है। इसलिए शेड्यूल कास्टों ने, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उन्होंने कहा भी, तो उनकी तरफ इसको क्रीमी लेयर को मोड़ दिया। बड़ी सफाई से, चौतराई से जिक्र करने की क्या जरूरत थी? जब देने वाले को देना ही था तो दे देता।
जैसे ईडब्ल्यूएस में दिया। अब इसको एक सेकंड के लिए आप ऐसा सोचो कि पूरे भारत में जो देने वाले लोग हैं वो समण हैं। अब आरक्षण का, सरकारी नौकरियों का जो हिसाब किताब है वो समण लोग करेंगे। तो समण लोगों ने ये कह दिया कि ब्राह्मणों को उनकी संख्या के अनुपात में 12% 11% जो बनता है वो उनको दे दिया। ले जाओ भाई, तुम्हारा इतना बनता है, ले जाओ। अब उसके अंदर सारा का सारा जो रिजर्वेशन है वो ब्राह्मण लेके जा रहे हैं। तो हमने तो ब्राह्मणों को दिया, तीनों ब्राह्मण में आते थे, ले जाओ। तो जो बाकी और लोग हैं ब्राह्मणों में, जिनको हम बनिया कहते हैं या ठाकुर कहते हैं, या जो बहुत सारे छत्री भी हैं, तो वो कुलबलाहट हुई उनके अंदर, हमारा हिस्सा तो सारा ब्राह्मण लेके जा रहे हैं। तो वो कोर्ट जाएंगे और जाके कहेंगे कि हमारा तो अलग अलग कर दो। अब अलग अलग कर दो तो परेशानी किसको होगी? परेशानी उसको होगी जो सारा लेके जा रहा है। ये एक नेचुरल सी बात है। तो देने वाले हम हैं, तो हम कहेंगे भाई आपस में अपना बांट लो। पर अगर हम सच में उनको देने वाले हैं और हमारे पास में एक्स्ट्रा जो आरक्षण है, परसेंटेज है, वो बचा हुआ है, तो हम उनको अलग से भी दे सकते हैं। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो कहेंगे भैया इसी में से आप अपना हिसाब किताब कर लो, क्योंकि अब कोई बचा हुआ है नहीं। अब इसको उल्टा घुमा के देखो। जो ST SC का रिजर्वेशन है 22.5% है, संख्या के अनुपात से कम में, क्योंकि संख्या का दोबारा से दिया नहीं है, अभी 1.5-2% बढ़ता है। और OBC का 52% है, तो उनका 27% बचता है। तो जो 27% बच रहा है वो बांटने के लिए है, उसको बांटा जा सकता है। उसको SC को और दिया जा सकता है, उसको ST को और दिया जा सकता है। तो उन्होंने बांटा है, ऐसा नहीं है कि बांटा नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को 10% बिना मांगे उनको दे दिया। तो 27 में से 10 उनको तुरंत दे दिया, 15 उनका पहले ही था। तो 10% उनका फिक्स कर दिया 15 में से, और बाकी सारा का सारा वो लेके जाते हैं। तो उसमें से दिया जा सकता था। देने वाले की अगर नियत होती तो वो 27% में से 17% जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है उनको देता, और दुनिया में कहता है कि देखो हमने जस्टिस किया है कि इनको कुछ नहीं मिला, ये पीछे रह गए, तो हम इनको 17% 20% दे रहे हैं। या देने वाला कहता कि मेरे हाथ में जज बनाने की पावर है, कॉलोजियम की पावर है, मैं इनको जज बना देता हूं। देने वाले की नीयत अगर हो तो जज बना देगा। देने वाले की नीयत अगर हो तो लेटरल एंट्री लेके आ सकता है, लेटरल एंट्री में अफसर बना सकता है। देने वाले की अगर नियत हो तो जो PSU हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट हैं, उसमें दे सकता है। और देने वाले की अगर नियत हो तो वो रोस्टर को उल्टा भी कर सकता है कि पहली जो वैकेंसी होगी वो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को होगी जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो दे दो भाई। पर देने वाले की नियत हो तब ना। देने वाले की नियत नहीं, देने वाले का झगड़ा कराना है। झगड़ा इसलिए कराना है क्योंकि सबको बारी बारी से तोड़ना है। अगर टूटेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाएंगे, तो सारा आरक्षण ले जाएंगे, फिर आरक्षण बांटेंगे भी। और आरक्षण छोड़ो, जमीन ले जाएंगे, जायदाद ले जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज ले जाएंगे, व्यापार ले जाएंगे, कपड़ा ले जाएंगे, इंडस्ट्री ले जाएंगे, देश ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जितना पैसा है उसे ले जाएंगे, जितना बजट है उसे ले जाएंगे, सारा खाद्य पदार्थ ले जाएंगे, सारा दूध ले जाएंगे, सारे मेवे ले जाएंगे, सारी कार ले जाएंगे, सारी कोठी ले जाएंगे, सारे बंगले ले जाएंगे। जो इकट्ठे होते हैं वो ले जाते हैं। बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश में भी आरक्षण का मामला था और लोग वहां ले गए सब कुछ। तो इकट्ठे होने वाली बात होती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो सोच के समझ के कहाँ कौन सा गुड़ गुड़ डालना है, कहाँ कौन सा पॉलिसी लेके आनी है, इस पे बाकायदा रिसर्च होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर ही कोई जजमेंट आ गया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। और जैसे अभी दीपक सर कह रहे थे कि कुछ लोग अलग हो गए, हमारा नुकसान हो गया क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और वो टूट गए। ऐसा हर जगह नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा। क्योंकि जब इतना बड़ा प्लान है और इतनी बड़ी स्टडी है तो कुछ तो असर आएगा, पर कुछ असर खास नहीं है। क्योंकि जो पंजाब के अंदर है उसका उल्टा आंध्र प्रदेश के अंदर है,
जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उसका उल्टा किसी और स्टेट के अंदर है। यानी कहीं पे किसी को नहीं मिला, कहीं पे किसी को मिला, या कहीं पे किसी ने ले पाए, कहीं कोई नहीं ले पाए। अब ये ले पाएगा और मिलेगा सिस्टम समझ लें आप क्या है। तो आप लोगों को पूरे भारत में लोगों से बात करने में आसानी होगी कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। आरक्षण मांगा नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर ने। नौकरियों में रिजर्वेशन, पढ़ाई में रिजर्वेशन, या एमएलए एमपी या काउंसलर में रिजर्वेशन, बस तीन ही रिजर्वेशन मिलते हैं। ये मांगे नहीं है। इन तीनों रिजर्वेशन के अंदर में एक रिजर्वेशन ऐसा है जिसमें आप अनपढ़ हैं तो पढ़ने के लिए आपको सीट मिल जाएगी। एक रिजर्वेशन ऐसा है कि अगर आप पढ़ गए हैं तो पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। और एक रिजर्वेशन ऐसा है कि आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, लूले लंगड़े कैसे भी हों, आपको टिकट वहां से भरनी है, आप एमएलए एमपी या काउंसलर बन सकते हैं बस। जिस व्यक्ति में, जिस समण में ये तीनों इच्छाएं नहीं है, उसके लिए आरक्षण बेकार है। वो आरक्षण में ना लड़ेगा, ना आएगा, ना जाएगा। उसे कोई लेना देना नहीं है आरक्षण से कि आरक्षण क्या होता है क्या नहीं होता है। वो गरीबी में है, वो परेशानी में है, वो जातीय आतंकवाद में है, वो नस्लीय आतंकवाद में है, वो बहुत सारे आतंकवाद में जी रहा है, और वहां वो उनसे लड़ रहा है, जाने में अनजाने में। तो ये चीजें कैसे घटित हुई? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि हम अपनी अवस्था, अपनी स्थिति को खुद ही सुधार लेंगे, और हमको संवैधानिक अधिकार चाहिए डिसीजन लेने का, संविधान में बिल पास करने का, बिल बनाने का, बिल को लागू कराने का, नियम बनाने का, अपनी सुविधाजनक अपने हिसाब से अपने लिए नियम बनाने का अधिकार चाहिए। और ये अधिकार कोई और ना ले, क्योंकि हम लोग प्रताड़ित लोग हैं। हम लोगों के पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना हमारे पास इज्जत है, ना पैसा है, ना कुछ है। तो बहुत लड़ झगड़ के अकेले व्यक्ति ने सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन, यानी कि हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा और हम ही उसको चुनेंगे। और इसके अतिरिक्त एक पावर और भी थी कि दूसरे एरियाओं में भी हम वोट डालेंगे, जहां हमारा कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा वहां हम दूसरे लोगों को चुनेंगे। तो डबल हैंड पावर थी हमारे पास में, कि अपने लोग तो हम अपने हिसाब से चुनेंगे चुनेंगे जो हमारा भला करेंगे, दूसरे लोग भी हम उनको चुनेंगे जो हमारे कहने से चलेंगे। आज जो स्थिति है उसकी उलट स्थिति मांगी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, और लेके भी आए थे। तो क्या हुआ? वो लोग इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था खिसकने वाली थी, सारी चीजें हाथ से जाने वाली थी। आप उनको चुनने का राइट भी ला रहे हो। आप उनके कैंडिडेट आपकी मर्जी से चुने जाते, और आपके कैंडिडेट तो आपकी मर्जी से चुने ही जाते। तो कितनी बड़ी संख्या होती वहां पे समड़ों की, और डिसीजन मेकिंग कौन होता और कौन वहां पर डिसीजन करता, इसको आप सोच सकते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो। पर गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने भूख हड़ताल कर दी। थ्रेट, थ्रेट कर दी, थ्रेट। मैं मर जाऊंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, भूख हड़ताल। अगर डॉक्टर अंबेडकर तुमने सेपरेट इलेक्टोरल का जो अंग्रेजों से समझौता किया है वो तुमने खत्म नहीं किया। तो समझौता खत्म होना था अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजी उसमें पार्टी थे, आया अंग्रेजों से था। पर समझौता इलीगल रूप से खत्म हुआ गांधी के साथ। गांधी का कोई हिस्सा नहीं, गांधी भी वहां पार्टी था, डॉक्टर अम्बेडकर भी वहां पार्टी थे, और अंग्रेजों के सामने दोनों पार्टियां थे, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो हमने आरक्षण नहीं मांगा। जो आज हम आरक्षण के लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। फिर आरक्षण आया, तो आरक्षण का फायदा उठाएगा कौन? बहुत सालों तक तो आरक्षण आया और चला गया, जैसे बाढ़ का पानी, जैसे बारिश का पानी आया और बह गया, कोई बांध ही नहीं। तो आरक्षण का फायदा उठाने की शर्त है, पहली बात, आप उन कास्ट के अंदर होने चाहिए जिनकी इज्जत नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास जायदाद नहीं, और जो बिखरे हुए लोग हैं, जिनका एक शेड्यूल बनाया उन कास्टों का, और उसको जो शेड्यूल कास्ट कहा गया या ट्राइब्स के लोगों का बनाया, क्योंकि ओबीसी को तो दिया नहीं, उस समय तक मना कर दिया। मांगा था बाबा साहब ने। तो उनका जो शेड्यूल बना, उस शेड्यूल में जो कास्ट आते थे, तो पहचान थी उस समय कि भाई इन लोगों के साथ में जातियां हुई हैं, इन लोगों के साथ में प्रताड़ना हुई है, इन लोगों की इज्जत लुटी है, इन लोगों की जमीनें छीन ली हैं, इन लोगों के खेत छीन लिए हैं, इन लोगों के व्यापार छीन लिए हैं,
इन लोगों की पढ़ाई छीन ली है, इन लोगों की बुद्धि छीन ली है, इन लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया है, इन लोगों को कुछ नहीं है इनके पास में सिवाय सांस ले लेने के। तो उनका जो शेड्यूल बना उसके हिसाब से ये हुआ कि इनको नौकरी मिलेगी अगर पढ़े होंगे तो, अगर लिखे होंगे तो। पर झाड़ू वाली नौकरी के लिए पढ़ने लिखने की बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखना। झाड़ू वाली नौकरी के लिए, चपरासी वाली नौकरी के लिए सिर्फ मनुष्य के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, चाहे उसकी बुद्धि हो या ना हो, वो चलेगी, तो उसमें आरक्षण नहीं है। तो उसके लिए पहले पढ़ो। और एमएलए एमपी बनने के लिए पढ़ाई नहीं है, इसलिए पहले दिन से एमएलए एमपी कोई भी बन सकता है। और बने वो जो उनके अच्छे चमचे थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि फार्म भी कैसे भरा जाएगा, कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट भी ढूंढ ढूंढ के वही लोग लाए और उन्होंने अपने चमचे, अपने नौकर, अपने चाकर वहां बनाए। कोई संगठन नहीं, कोई संघ नहीं, कोई जागरूकता नहीं। बाबा साहब जितना कर सकते थे करे और वो चले गए। तो पढ़ने के लिए बंदे नहीं, पढ़े कौन? और पढ़ाने वाले पढ़ाए क्यों? इतनी इतनी मुश्किल से हमारी पढ़ाई छीनी है, इतनी मुश्किल से हम अनपढ़ बनाए हैं, और कौन पढ़ाए? तो बड़े संघर्षों के साथ तो स्कूलों में कुछ लोग पढ़े। कौन पढ़े? जिन्होंने बाबा साहब की वॉइस को पकड़ लिया, जिन्होंने बाबा साहब की आवाज को पकड़ लिया, जिन्होंने बाबा साहब के भाषण सुने, जिन्होंने बाबा साहब के साथ में उनको कंधा दिया, जो बाबा साहब के साथ में जहां जहां भी लोग रहे वही वही पढ़े बस, और नहीं पढ़ा कोई भी। उन्हीं को समझ में आया कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चीज है और क्या नहीं है। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो थोड़ा भी पढ़ा तो वैकेंसी इतनी थी, कहां तक रिफ्यूज करते। बहुत सारी वैकेंसी रिफ्यूज की कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट है ही नहीं। और बाद में जो गए तो उनको कह दिया कि नॉट सुटेबल, वो सुटेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ऐसे फाइलों पे लिखते रहे। कितने सालों तक नौकरियां नहीं मिली। कितनी पढ़ी थी ले लेते सब लोग, पर लें तो तब ना जब पढ़े हों। तो जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे नॉर्थ के अंदर, उन्होंने बाबा साहब के कहने से अपने बहुत ज्यादा आमदनी वाले चमड़े के काम तुरंत फेंक दिए। तुरंत। जो खाल निकालने वाले काम थे वो तुरंत फेंक दिए, छोड़ दिए। जो खाल को रंगने वाले काम थे वो छोड़ दिए। जो जूता बनाने वाले काम थे वो छोड़ दिए। बाबा साहब की एक आवाज पर नॉर्थ के अंदर चमड़े का काम करने वाले लोगों ने त्याग किया। चमड़े का काम करने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के पूरे पैकेज को माना, पूरे पैकेज को। उन्होंने कहा गंदे काम नहीं करने, भूखे मर गए। राजमिस्त्री का काम किया, ठेला लगाया, मजदूरी की, गाली खाई, गांव छोड़ने पड़े, गांव छोड़े। बहन बेटियों की इज्जत भी लुटी है, बहुत पिटाइयां हुई हैं। पर बाबा साहब की बात को पानी दिया नॉर्थ के उन लोगों ने, जो चमड़े के आलीशान काम करते थे, जिनके पास में लाखों रुपया उस समय आते थे, जो अपने अपने यहाँ के चौधरी और प्रधान भी हुआ करते थे, और जो सफेद धोती गोटे वाली पहना करते थे और घी से रोटी खाया करते थे, जिनके यहाँ बैल भैंस, और जिनको प्रधान भी, और जिनको चौधरी, और जिनको भगत जी बोला करते थे। ऐसे हजारों केस हैं, हजारों नॉर्थ के अंदर। पर जिन लोगों ने नहीं पकड़ी बाबा साहब की आवाज, उनका क्या करें? उनको कैसे समझाएं? उनको कौन समझाए? क्योंकि यहाँ तो सारे ही परेशान हैं। जो समझ सकता था वो समझ लिया। पर आंध्र प्रदेश जैसे स्टेटों के अंदर जो सफाई करने वाले लोग थे, वो समझ गए बाबा साहब की आवाज को। उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया। वो पढ़े, उन्होंने पढ़ाई की, वो भूखे रहे, उन्होंने प्रताड़ना झेली, उन्होंने सब कुछ झेला, पर वो पढ़े। आंध्र प्रदेश के अंदर चमड़े का काम करने वाले लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की वॉइस को नहीं माना। महाराष्ट्र के अंदर जो महार लोग थे, उनके तो परिवार से थे, क्योंकि बाबा साहब महार थे, तो उन्होंने जान लगा दी पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंचाने के लिए। और पूरा पैकेज, चाहे वो धम्म का है, चाहे वो आडंबर का है, चाहे विदेश जाने का है, या देश जाने का है, अक्षर से पालन किया, अक्षर से। वैसे नॉर्थ में किया। पर वहां के जो चमार जाति के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब का उस समय विरोध किया। विरोध, और आज भी विरोध करते हैं वो लोग। 2-3% लोग हैं जो विरोध करते हैं। तो पंजाब के कुछ लोग कहते हैं जी कि बाबा साहब को चमारों, क्योंकि वॉल्यूम में लिखा हुआ है कि चमारों, तो चमार पंजाब के लोगों ने विरोध नहीं किया। वहां तो बाबा साहब पहुंच ही नहीं पाए। एक आध जगह पहुंचे, जो छोटी मोटी जगह थी वहां पहुंचे। तो वहां कुछ लोग उनसे सीखे, ज्यादा नहीं पहुंच पाए। तो जो चमारों की बात होती है, विरोध किया है, ये क्लियर कर लें, वो महाराष्ट्र के लोग हैं जो आज भी विरोध में हैं। जो आज भी ना धम्म को सीखे हैं, ना बाबा साहब को सीखे हैं, ना संविधान को सीखे हैं, और ना ही वो साथ देते हैं, और कुछ देते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें वहां से निकल के आई।
तो जिसने जहां डॉक्टर अंबेडकर की वॉइस को पकड़ा, तो वॉइस को पकड़ने से क्या फायदा हुआ? अपने बच्चे पढ़ाने शुरू किए, तो पहली पीढ़ी पढ़ रही है। तो पहली पीढ़ी सबसे ज्यादा जो पढ़ी वो महाराष्ट्र के अंदर आगे बढ़ी, क्योंकि बाबा साहब की वॉइस को वहां सबसे पहले पकड़ा। इसलिए आज भी महाराष्ट्र के जो लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, वो बुद्धि में, विकास में और जो संस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन किए हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन किए हैं, कल्चरल परिवर्तन किए हैं, उसमें सबसे आगे हैं। और विदेशों में भी सबसे आगे वो लोग हैं, क्योंकि वो एक जनरेशन आगे हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को तुरंत पकड़ा। और नॉर्थ के अंदर जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को पकड़ा, वो थोड़ा लेट पकड़ा उनसे। और उसके बाद उनको देख कर इसलिए, क्योंकि जब एक जनरेशन पढ़ गई और छोटी मोटी नौकरी मिल गई, तो कहीं बाबू बन गया, कहीं चपरासी बन गया, कहीं साहब बन गया, कहीं क्लर्क बन गया, और कहीं कहीं कोई बड़ा साहब बन गया। तो ऐसा सोचा नहीं था ना कि ऐसा दिन भी हमारे पास आने वाला है, क्योंकि गुलामी से जीते जीते गुलामी की आदत ही पड़ गई। मतलब इतने ज्यादा मानसिक गुलाम हुए कि बाबू, चपरासी, अफसर, ये सब अंग्रेज अंग्रेज जो मुगल मुगल आते थे, हम उन्हीं को बाबू और साहब बोला करते थे। हम भी साहब थे पहले, ये जानकारी खत्म हो गई। तो बड़ा सुखद अनुभव हुआ, इतना सुखद अनुभव हुआ कि चेहरे पर रौनक आ गई, शरीर पे मांस चढ़ गया, और पुराना गौरव, पुराना गारव वापस आने लगा। तो जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पकड़ा, तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रचार होने लगा, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई पढ़ना तो पढ़ेगा, और बिना पढ़े सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बहुत थोड़े से लोग पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े। आज भी है ये हालत, जो पहले पढ़ गए उनकी परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी पढ़ रही है, और जिन्होंने बाद में पढ़ना शुरू किया उनकी परिवार की पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है। तो जब सरकारी नौकरी की बाध्यता ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, तो आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरियां भारत में बहुत हैं, अभी भी बैकलॉग बहुत है। इतना बैकलॉग है, यानी कि रिक्त स्थान इतने हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे समा जाएंगे उसमें। पर देने वाला नौकरी देना तब ना, नौकरी नहीं देना चाहता है, झगड़ा लगाना चाहता है। कोई ये नहीं कह रहा है भाई तुम्हारी देने की मंशा है तो तुम अभी इमीडिएटली सारा बैकलॉग भर दो ना, सारा भर दो। जो ओबीसी का बैकलॉग है, अगर ओबीसी कैंडिडेट नहीं आते तो वो भी दे दो इनको, और जो 27% एक्स्ट्रा है उसको भी दे दो इनको। देते क्यों नहीं हो? क्या कारण है कि दे नहीं रहे हो? और क्या कारण है कि जो जजमेंट में चीज नहीं मांगते उसको परोस देते हो? तो स्पष्ट समझो बात को कि बात कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है। क्योंकि शेर के बच्चे हैं, शेर हैं और इकट्ठे रहेंगे, शेर झुंड में रहते हैं। कोई एकता कहीं टूटने वाली, खत्म होने वाली बात नहीं है। ये छीना झपटी छोटी बहुत प्रैक्टिस चलती रहती है। दूसरे लोग कराते हैं, एक मांस का टुकड़ा छोटा छोड़ के शेरों के बीच में, भूखे शेर हैं और उस मांस पे लड़ते हैं। पर जब शेरों को ये समझ में आ जाएगा कि टुकड़े फेंकने वाले के पास मांस बहुत है, तो उस मांस पे एक साथ सारे शेर जब घुटराएंगे तो सबके पेट भर जाएंगे। सबके गोदाम भर के मांस पड़ा हुआ है, देने वाला देता ही नहीं। तो देने वाला बनना है या तो, और या इकट्ठा होके गोदाम में सब टेके आना है, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। भूखे का झगड़ा होता है। अब स्थिति क्या आई है? अब स्थिति ये आई है कि डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, खासतौर से जो बाम सेफ है, बाम सेफ ने वैचारिक जन जागरण किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो टूटते चले गए, पर वैचारिक जन जागरण रहा। जितनी उनकी क्षमता, जितनी उनका तर्क, जितना वितर्क और जितना वो जानते थे, पर उनका वैचारिक आंदोलन कास्ट से अछूता नहीं रहा। उनके जो टुकड़े हुए हैं वो क्षेत्रवाद पे और कास्टिज्म के आधार पे हुए हैं। ये प्रूव्ड है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अब झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। कास्ट बेस्ड झगड़े हैं उनके, पैसे पे आधारित झगड़े हैं उनके, और क्षेत्रवाद के ऊपर उनके झगड़े हैं, और वर्चस्व के झगड़े हैं उनके, कि हम ही इसको चलाएंगे और हम ही रहेंगे। वर्चस्व के झगड़े, और ये खुल के आ भी रहे हैं। इसका नुकसान है हमें, पर समर संघ धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें कुछ ऐसी बीमारी कभी नहीं आने वाली, क्योंकि हमने सबसे सीख के उसके नियम को हम ठीक ठाक कर लेते हैं। तो वहां जो लोग हैं, उसमें जो ग्रुप बने, उसमें दो तीन तरह के ग्रुप बने। एक वो जो पहली जनरेशन के लोग थे, उनका अलग ग्रुप है बाम सेफ का। एक वो जो सेकंड जनरेशन में सीखे, उनका ग्रुप अलग है बाम सेफ का। और एक वो जो अब सीख रहे हैं, उनका ग्रुप अलग है। ये अच्छी बात है, क्योंकि सीखने वालों की संख्या बढ़ रही है। पर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि एक प्लॉट तैयार किया गया, एक आइडिया तैयार किया गया
कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जन जागरण हो रहा है, इसको खत्म कैसे किया जाए, इसको क्रैक कैसे किया जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, इसमें कैसे इसमें मट्ठा डाली जाए कि फट जाए। तो उसके लिए मानसिक रूप से बहुत दिनों से ये तैयारी है कि स्टडी बताती है कि जो लोग ज्यादा पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, उन लोगों के मुकाबले जो बाद में पढ़े हैं उनकी संख्या कम है। तो उनको नौकरियां ना दी जाए और बैकलॉग ना भरा जाए और आरक्षण ना दिया जाए और रोस्टर में एक एक सीट करके भरी जाए, जिससे कि ये लोग आए ना। और फिर प्रचारित किया जाए कि तुम्हारी सारी सीटें ये ले गए। ऐसा हरियाणा के अंदर एबीसी हुआ और भी कई स्टेटों में हुआ। और ये जमीन के अंदर ही अंदर प्रचार चल रहा है काफी पहले से कि तुम्हारी सीटें वो ले गए, तुम्हारी सीटें वो ले गए, तुम्हारी सीटें वो ले गए। और उल्टा है, कहीं पे जहां पे चमड़े का काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां जो चमड़े का काम करने वाले लोग नहीं है ज्यादा, उनको कहा गया कि तुम्हारी सीट चमड़े का काम करने वाले ले गए। और जहां सफाई करने वाले लोगों ने सफाई छोड़ दी, वहां चमड़े का काम करने वाले लोगों से कहा गया कि तुम्हारी सारी सीटें सफाई करने वाले लोग ले गए। ऐसा चल रहा है हर जगह, क्योंकि लड़ाना है। कह तो सकते नहीं, स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो उनको बहुत दिनों से, लगभग 30 साल से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है जमीन के नीचे कि इनको दो कुछ मत, और जब ये पढ़ जाए लिख जाए तो इनको कहो कि तुम्हारी सारी सीटें वो लेंगे वरना तुमको भी मिल जाए। जबकि आरक्षण पूरा भरते नहीं, आरक्षण घटा दिया, डिपार्टमेंट बेच दिए और डिपार्टमेंट बढ़ाए नहीं, और जो बैकलॉग है वो दिया नहीं। तो आरक्षण फुलफिल कैसे हो? अगर ये लगातार सिस्टम चलता रहता तो वैकेंसी बढ़ी है, काम बढ़ा है देश का, देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो क्या देश की नौकरी नहीं बढ़ी है? जब देश की आबादी बढ़ेगी तो क्या देश में थाने नहीं बढ़ेंगे, देश में कचहरी नहीं बढ़ेंगी, क्या देश में डिपार्टमेंट नहीं बढ़ेंगे, क्या फूड का डिपार्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्या रक्षा का डिपार्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्या मिनिस्ट्री नहीं बढ़ेंगी, क्या डिपार्टमेंट इतने सारे और आते हैं, कभी कंप्यूटर आता है, कभी कुछ आता है, इनकी मिनिस्ट्री नहीं बनती है। तो जैसे आबादी बढ़ती है, काम बढ़ता है, वैसे वैकेंसी भी बढ़ती है। पर वैकेंसी घट रही है तो घटाई जा रही। इसलिए देने वाला देना नहीं चाहता। तो क्या कहे, अपनी जान बचाने के लिए वो ये तो नहीं कहता कि मैं नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये ले गए। ठीक वैसे ही पढ़ाई में हो रहा है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हो रही हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, या यूनिवर्सिटियां महंगी हो रही हैं। जो टेक्निकल कोर्स हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है काम से, उनमें एडमिशन सीमित है, चाहे वो एमबीबीएस का है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, या किसी में है। और कह दिया कि तुम्हारी तो सारी सीटें ये ले गए। जब आप टेस्ट कराते हो तो टेस्ट में क्राइटेरिया रखते हो कि इसमें तो नंबर आने हैं, और उसी व्यक्ति को लोगे जो उतना नंबर लेके आएगा, वरना लोगे नहीं और वो आगे जाके पास भी नहीं होगा। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितना पढ़ के आएगा उतने हिसाब से लेगा। अगर आपने सबको देना है या अपना एलिजिबिलिटी का जो नंबर है वो कम करने हैं, तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कौन मना करता है? इन सबको एडमिशन देने के लिए कौन मना करता है? पढ़ने के लिए भी मारामारी हो रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या कॉलेज सुबह शाम दो, इवनिंग में और मॉर्निंग की शिफ्ट में नहीं चल सकते? क्या हमारे पास में पढ़े लिखे टीचर्स की कमी है? क्या सारे जो बमड़े अनपढ़ हो गए हैं वो टीचर का काम नहीं कर सकते? या समड़ों में इतने सारे जो लोग पीएचडी और जो सब एमफिल करके आए हुए हैं, क्या उनको नौकरी नहीं दे सकते? पर देनी किसको है? देनी किसी को नहीं है। पर शोर ऐसा मचाना है कि सब ये लेके चले गए और सारी वैकेंसी ये लेके चले गए। लड़के हजारों लाखों की तादाद में, समड़ों के लड़के, समड़ों की लड़कियां बेरोजगार हैं। और रोजगार है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है और डिपार्टमेंट खोले जा सकते हैं। वैकेंसियां घट रही हैं, वैकेंसियां बढ़ाई जा सकती हैं, पर बढ़ानी नहीं है। तो ये जो खाई है, ये धीरे धीरे करके बढ़ी है। ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है। कोई ये कहे कि 1 तारीख को ऐसा जजमेंट आया, नहीं, इसकी जमीन तैयार हुई है। जमीन पहले तैयार होती है, पहले मन में ये बात डाली जाती है, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो आरक्षण एकमात्र साधन है आज के समय समड़ों के पास में, जिससे वो रोजी रोटी खा सकते हैं। उनके पास में कोई व्यापार नहीं है, उनके पास में जमीन नहीं है, उनके पास में कोई और काम है नहीं, और ये भरा नहीं जा रहा है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वमनों के पास में, जिनके पास रोजगार है, जिनके पास इंडस्ट्री है, जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, उनको नौकरी नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि देश के बाकी लोगों को नौकरी देनी है। तो अगर किसी के पास में फैक्ट्री है तो उसका बच्चा नौकरी क्यों करेगा सरकारी? अगर किसी के फादर अगर नौकरी में है तो बच्चे को तब तक नौकरी नहीं देनी चाहिए जब तक फादर नौकरी में है। किसी घर में अगर चार नौकरी कर रहे हैं वमड़ों के में, तो तीन लोगों को छोड़ देनी चाहिए। जो लोग एक बार नौकरी ले चुके हैं सरकारी, उनके घर में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, उनको नौकरी नहीं देनी चाहिए। ओबीसी के लिए, वो भी इंडियन है, क्रीमी लेयर का नियम है। तो क्या वमन इंडियन नहीं है क्या? क्या इंडिया के अंदर दो नियम चलेंगे क्या? ओबीसी की आय के लिए आपने कैप लगा दिया है, और वमन तो कब से ले रहे हैं, कब से उनके पास आरक्षण है, कब से वो सारी चीज के उसके मालिक बने हुए हैं, तो उनके लिए कैप नहीं लगेगी। उनके लिए कैप का नहीं सोचेगा कोई। कोई इनके लिए जजमेंट, कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस उनके कैप लिए नहीं आएगी कि भाई तुम्हारे पास में चीनी मिल भी है, तुम्हारे पास में दुकान भी है, तुम्हारा तुमने इंडस्ट्री भी लगा रखी है, और फिर भी तुम्हारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट की। प्राइवेट करें तो एक बार समझ में आता है, हालांकि प्राइवेट के अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि वो देश की जमीन, देश के संसाधन, देश का पैसा, देश का पानी, देश की हवा इस्तेमाल करते हैं। तो देश के लोग कहाँ जाएंगे नौकरी करने? अमेरिका। पर उसको नहीं सोचने देते, और हमारे लोग नहीं सोचते कि भाई गोदाम भरे पड़े हैं संसाधनों से, नौकरी से, मांस से, खाने से, पीने से। आप वहां तक ना पहुंचो, इसलिए आप आपस में उलझो, उधर का मत सोचो। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई अगर वमन लोग अपनी सारी नौकरी छोड़ दें जो सक्षम है, और जो पीढ़ियों से नौकरी करते आ रहे हैं उनके अगर क्रीम लेयर लग जाती है, तो कितने लोग हैं ये जो आज ये कहते हैं वंचित हैं, इनके आंकड़े उठा के देख लो, पढ़े लिखे जो ये कर रहे हैं। ये लोग सारे के सारे अफसर बन जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे। सारे के सारे भारत में अफसर बन जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे, और चाहिए। और जितने जिन लोगों के अगेंस्ट में ये लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो भी कितने हैं? वो भी सारे अगर नौकरी पर लग जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे। अभी पढ़ने की दर तो वैसे ही कम हो रही है। पर कोई इनको लगाना चाहे तब ना, कोई इनको देना चाहे तब ना, ये सोच नहीं बन रही है, ये समझदारी नहीं बन रही है कि भाई आंकड़े इस बात के लाओ कि जो बाकी वैकेंसी हैं, जो बाकी आरक्षण है, वो कहाँ जा रहा है। आंकड़े इस बात के लाओ कि जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है उसमें से बढ़ना चाहिए, उसमें से सबको मिलना चाहिए, चाहे वो वंचित है या वंचित नहीं है, या जो शेड्यूल कास्ट है उसको, या ओबीसी है उसको। ये ओबीसी का हिस्सा है, ओबीसी को पूरा मिलना चाहिए, जिसका जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। पर इस बात को कहने को कोई तैयार नहीं है। 21 तारीख का जो ये सिस्टम बना और जो लोगों ने आक्रोश किया, खासतौर से जहां जहां अम्बेडकराइट लोग हैं, उन्होंने अपने किसी छोटे या बड़े भाई, छोटे बड़े भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ और है स्थिति, और दूसरे स्टेट में कुछ और स्थिति है। तो कहीं छोटे भाई हैं, कहीं ये बड़े भाई हैं, कहीं मतलब ज्यादा ये समृद्ध है, कहीं नहीं हो पाए, जो जब पढ़ा उसके हिसाब से। तो जितने भी ये लोग हैं, सारे के सारे ये लोग अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लें और अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, तो इनकी गरीबी दूर हो सकती है, और इन्हें आपस में उलझने की जरूरत भी नहीं है। पर उलझा कौन रहा है? अगर आप यहाँ स्टडी करोगे, आप यहाँ देखोगे, जो वीडियोज आ रही हैं, या जो स्टेटमेंट आ रही हैं, या जो नेतागिरी हो रही है, जिन भी लोगों को एमएलए एमपी का टिकट चाहिए, वही वैमनस्य फैला रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और बहुत कम लोग हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है। अधिकतर जनता को तो पता ही नहीं आरक्षण क्या होता है। ना तो वो पढ़े हैं, ना वो लिखे हैं। जब पढ़े नहीं लिखे नहीं तो उन्हें आरक्षण से लेना देना क्या? और ना ही वो बेचारे एमएलए एमपी बन पाते हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। उस संख्या का खेल हो रहा है जो हो रहा है, कि वो संख्या कहाँ जाएगी। वो संख्या जो है, वो एक तरह से पूरे के पूरे सिस्टम का डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए क्योंकि जिधर उनका वोट पड़ेगा उधर ही गवर्नमेंट बन जाएगी। वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो डिसाइडिंग फैक्टर को आपस में उलझाने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए ये काम हो रहे हैं। ये जो नौकरी लेने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई वोट वोट नहीं डालते, और डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं, और इनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लो। अगर भारत में आज के समय 25% SC ST हैं, तो 25% अगर इनका सबका वोट पड़ता होता तो कितना वोट हो जाता? जबकि वोटों का जो परसेंटेज है 50% से ऊपर कहीं पूरे देश में जाता नहीं। इसलिए अधिकतर जो लोग हैं उनको कैसे पाले में बदला जाए। तो जगह जगह सभाएं हो रही हैं, जगह जगह एक दूसरे के खिलाफ गालियां, एक दूसरे को क्यों?
वो हमारे पाले में आ जाए। अच्छा, हमारे पाले में ना भी आए तो दूसरे के पाले में ना जाए। ये खेल है। ये खेल है अधिकतम संख्या को इकट्ठा करने का, कि अधिकतम संख्या कैसे इकट्ठे हो। तो इकट्ठा करने के लिए या तो प्यार से आएगी, या दुत्कार से आएगी, और या फिर गुमराह करके आएगी। तो अभी प्यार से आने रही है, क्योंकि प्यार से जब आएगी जब आप कुछ दोगे। और दुत्कार से आने रही है क्योंकि लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो दुत्कार मानते नहीं, धमका देते हैं। तो फिर कैसे आएगी? फिर उनको भ्रम में डाल के, उनको मिसलीडिंग करके, उनको गलत सूचनाएं दे के, गलत जानकारी दे के, तब उनको भ्रमित किया जाएगा, तब वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। तो समन संघ को क्या करना चाहिए? समन संघ को उनसे कहना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो सब पूरा हो सकता है। शेर के बच्चों को सारा मांस मिलेगा, सारा शिकार मिलेगा, पर तब मिलेगा जब मिलकर शिकार करोगे। तो प्रैक्टिस भले ही कर लो आपस में एक दूसरे से, पर एक दूसरे को एक तो जख्मी ना करो, वैसे भी करते नहीं है। और दूसरा, बड़े होने की तैयारी करो, और जैसे आप बड़े होगे और जैसे आप इकट्ठे होते चले जाओगे, वैसे सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ये बहुत अच्छा साइन है कि भारत में समणों ने कम से कम भारत बंद करने का सपना देखना शुरू तो किया, कर भी चुके हैं। भारत बंद का मतलब ये नहीं होता कि दुकानें बंद होंगी या इंडस्ट्री बंद होगी। भारत बंद का सपना होता है कि सारे लोगों की वॉइस एक हो जाए, सब लोग एक समय पे एक साथ इकट्ठे हो जाएं। तो भारत बंद बेसिकली भारत बंद नहीं है। जो बंद होना है वो एट्रोसिटीज बंद होनी है। जो बंद होना है, वो जो अत्याचार है वो बंद होने हैं। इकट्ठे होने का ये फायदा होता है। तो इतना बड़ा सपना देखा है कि यूनाइट हो रहे हैं। ये ठीक वो सपना है जब कभी अंग्रेजों को यहां से हटाना था, तो मोहनदास करमचंद गांधी के हाथ पर फूल गए और फाइनेंस मिला नहीं। उधर जो अंग्रेज थे उन्होंने सामान उतार के बाहर फेंक दिया, पिछवाड़े लात मार के उतार दिया। तो बेइज्जती हुई, तो बदला लेना था, पर बदला लेने के लिए संसाधन नहीं। और एक गुजराती किसी जो व्यापारी है, उसने कहा भी कि मैं आपको फाइनेंस करूंगा। तो फाइनेंस जब आ भी गया, तो कहें कैसे, करें कैसे? तो पूरे भारत को एक करने के लिए दांडी मार्च यात्रा निकाली गई। दांडी मार्च यात्रा का मतलब ये था कि पूरे भारत में एक वॉइस, तो व्हाट्सएप था नहीं, और टीवी अखबार अंग्रेजों के हाथ में थे। तो क्या करे आदमी? तो यात्रा निकाली जाती है, आज आजकल भी निकाली जाती है, पॉलिटिकल लोग निकालते हैं। साहब काशीराम ने जी भी यात्रा निकाली, और बुद्ध तो 45 साल तक यात्रा ही करते रहे। उनकी यात्रा सबसे बड़ी है। महायात्रा बोल सकते हैं उनको, याता, ये याता बोलते हैं, याता। तो जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा में लंगोट पहन के लोगों को इमोशनली ये बताया गया कि देखो मेरे पास कपड़ा नहीं है, और मैं जब तक कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक तुम्हारे बदन पे कपड़ा नहीं आ जाएगा। क्योंकि सूट बूट पहन के यात्रा करोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो लोग बाकायदा साथ लगे। जिनको बाद में एमपी बनना था, मिनिस्टर बनना था, वो लोग सब साथ लगे। जिन व्यापारियों को फायदा चाहिए था वो सब फाइनेंस में लगे। पूरा सिस्टम बना, और यात्रा शुरू हुई। और यात्रा शुरू होने में सीधे साधे लोगों को ये बताया गया कि भाई हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, भारत देश हमारा है, और अंग्रेजों से इसको मुक्त कराना है। बस लोगों को लगा कि भैया हमको आजाद होना चाहिए, वरना लोगों को पता ही नहीं था कि आजादी क्या होती है। और वैसे भी गरीब आदमी को तो आजादी भूख से होती है, उसे तो उसका पेट भर जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास घर नहीं है उसे घर मिल जाए, उसकी आजादी हो गई। जिसके पास में खाने को नहीं है, खाने को मिल जाए तो आजादी हो गई। गरीब लोगों को कुछ नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर उनको एहसास कराया गया, उनको बताया गया, दांडी मार्च निकाली गई। तो उससे देश में इकट्ठा हुआ, मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, काम करना बंद हुआ। और उसके बाद में मार पिटाई भी हुई, अंग्रेजों ने कोशिश भी की, पर वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में उनकी कमर टूट गई, पैसे नहीं थे, इसलिए उनको जाना भी था, वो चले गए। वैसे ही भारत बंद में देश इकट्ठा होता है तो एक आवाज जाती है। और सबसे सुंदर जो बात आज की 21 तारीख की रही है वो ये रही है कि विरोध करने वाले भी हमें और विरोध का समर्थन करने वाले भी हमें। इसको ध्यान देना कि दोनों काम समझ कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि हम एक दूसरे के विरोध में हैं, पर विरोध में नहीं है। एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है जब ये कहा हो कि हमारे भाई को किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जितनी वॉइस आई है वो ये आई है कि जो जजमेंट है, जो एडवाइस है, जो ऑर्डर है, वो ठीक नहीं है, और क्रीमी लेयर बिल्कुल नहीं चाहिए, और हमें तोड़ना नहीं चाहिए। सब जगह ये आवाज आई है। तो सबसे सुंदर बात जो आज हुई है वो ये हुई है कि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में हैं। और आज हम दोनों पार्टी हैं। ये दोनों पार्टी जिस दिन लोकसभा में पहुंच जाएंगी, कि पक्ष में भी हम, विपक्ष में भी हम, ये दोनों पार्टी जिस दिन आश्रमों में और मठों में पहुंच जाएंगी,
कि मठ के हम चलाने वाले भी हमें हैं और मठ को हम जो वचन देने वाले, प्रवचन देने वाले भी हम हैं। जब ये दोनों पार्टियां व्यापार में पहुंच जाएंगी कि खरीदने वाले भी हमें और बेचने वाले भी हमें हैं, जब ये दोनों पार्टी संगठन में पहुंच जाएंगी कि विरोध भी, विपक्ष भी हमें और पक्ष भी हमें हैं, जब ये दोनों पार्टी विदेश में पहुंच जाएंगी और वहां जाके कहेंगी कि हम एक साथ हैं और सारे मिलकर काम करेंगे, उस दिन हमारा जय और विजय दोनों हो जाएगा। किसी भी स्थिति में भारत में आप देखोगे कि बेशक वो संख्या में कम है, पर हर जगह दोनों पार्टी उन्हीं की मिलती है। हर जगह दोनों पार्टी उन्हीं की मिलती हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं बाबा का संत का आश्रम हो, चाहे कहीं व्यापार हो, चाहे कहीं झगड़ा हो, चाहे कहीं कोई पत्रकारिता हो, चाहे कहीं जुडिशरी हो, सब वही है। मतलब वकील भी वही हैं, जज भी वही हैं, पत्रकार भी वही हैं, टीवी सुनने वाले वही हैं, सुनाने वाले, अखबार छापने वाले वही हैं, पढ़वाने वाले वही हैं, सब वही हैं। तो बहुत अच्छा साइन हुआ है। इसके लिए सभी जितने भी समण हैं उनको मंगल कामनाएं, बधाई हैं कि हम दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं और ये अच्छा है। बहुत जल्दी समर संघ उन सबको डायरेक्शन देने की स्थिति में आ जाएगा। हमारे जो समर संत है वो बहुत ही से तैयार हो रहे हैं। हमारा संघ बहुत ही से समझा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, उनसे कहीं परेशान नहीं होना है। ये चलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे जो सज्जन व्यक्ति हैं, संत व्यक्ति हैं, शांति फैलाते हैं, वैसे वैसे शैतान भी अपनी हरकत करते हैं। अगर शैतान अपनी हरकत करनी बंद कर जाए तो फिर तो हम एक ही दिन में किला फतेह कर लेंगे। तो शैतान भी काम करेगा तो उसको भी देखना है, और संत भी काम करेंगे वो भी देखना है। इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, सारे हमारे भाई हैं। थोड़े बहुत अगर कोई इधर उधर कहता है, बहकाता है, तो ये मान के चलो कि ये राजनीति में जाएगा, ये एमएलए बनेगा, ये एमपी बनेगा, ये आगे जाके कुछ ना कुछ राजनीति करेगा। बड़ी मजबूरी होती है। दिल्ली में हमने देखा है कि राजनीतिक में इधर वाले लोग उधर बात कर रहे हैं, उधर वाले लोग उधर बात कर रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि राजनीति भी हमारा एक हिस्सा है और लोगों को सीखना चाहिए। अगर राजनीति नहीं सीखेंगे तो काम चलेगा कैसे। अगर मेरी किसी बात में कोई बात खराब लगी हो किसी को, तो मैं संघ से या उस व्यक्ति से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। किसी का कोई सवाल जवाब हो, पूरी बहस होगी, सवाल जवाब के आंसर दिए दिए जाएंगे। कहीं कोई बात हो तो खूब जम के करें। 185 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि समाज में सब जगह जाना है और बताना है, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, और सभी समर संतों को वंदामि।